हम लोग चर्चा करें कि शेयर बाजार के मौजूदा हालात में एक आम निवेशक क्या करे। ब्रेक पे जाने से पहले एक राय अनुराग सिंह जी ने दी, वो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल उनको यहाँ पे फ्लो दिख रहा है। अभिषेक अग्रवाल साहब, आप अनुराग जी की बातों से सहमत हैं? देखिए, मेरा इंडिपेंडेंट असेसमेंट ये है कि यहाँ पे फिलहाल अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई मिड एंड स्मॉल कैप में कहीं कोई फ्रॉथ है या यहाँ पे मार्केट अहेड ऑफ फंडामेंटल्स जा चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करूंगा। ये कहना कि क्या ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे सारी कंपनियां सेम है और सब जगह ये सेम स्टेटमेंट वैलिड है, तो ये भी बात सही ना होगी। बट अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पॉकेट्स हैं कंपनियों के जहां पे आप देखोगे कि रिजल्ट्स के आने की वजह से जो उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ है वो काफी रियल है, एंड देयरफॉर जो वैल्यूएशन का जो नैरो डाउन होता है गैप, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि सस्टेनेबल है। वरना कोई रीजन ही नहीं है कि कोई क्यों, देखिए मार्केट में किसी भी पार्टिसिपेंट को, चाहे आप एफआई ले ले, डीआई ले ले, एचएनआई ले ले, रिटेल ले ले, किसी को भी किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आपको एक्स वाई जी लेना है। तो अगर हमारा ब्रॉडर मार्केट लार्ज कैप नहीं चल रहा है या वहां पे इतना बड़ा आउटफ्लो अगर एफआई की वजह से आ रहे हैं, जो कि रीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी रीजन बन रहे हैं लेने के। अब वो रीजन जो हमारे यहाँ बन रहे हैं वो डोमेस्टिक इन नेचर है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होंगे या डोमेस्टिक माइक्रो एनवायरनमेंट को जो ज्यादा तवज्जो दे रहे होंगे, उनके लिए ये लॉजिकल बनता है कि वो वहां पे अपनी पोजीशन बनाए जो बना रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक डिस्कनेक्ट हमेशा बना रहेगा। अगर हम इंडाइसेस टू इंडाइसेस कंपैरिजन करेंगे तो ये भी एक डिफरेंस बनेगा, बिकॉज देखिए लार्ज कैप वाले जो कंपनियां होती है वो काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स से भी डिपेंडेंट है और वहां आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस ऑफ कोर्स एफआई की फ्लो भी बड़ी मैटर करती है। तो साइज का तो देखिए एक प्ले है वहां पे जिसके वजह से वो ज्यादा वर्नेबल है इस तरह के ग्लोबल न्यूज को लेके, जबकि स्मॉल एंड मीडियम वाले जो कंपनियां हैं वहां पे अभी भी मैं कह सकता हूँ रीजनेबली कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड अगर स्ट्रांग है तो उसको वो डेमोन्स्ट्रेट आप देखोगे कि उनको वहां आपको ग्रोथ में दिखेगी, उनके टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में। सो ये एक कॉन्टेक्स्ट मैं देना चाहूंगा। सो कहना कि ये रैली सस्टेनेबल नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मेरे हिसाब से रैली अभी भी सबशूड है, बल्कि ये अभी भी कहीं कोई ऐसे जगह गया नहीं है जहां हमें कोई कंसर्न करना चाहिए। हाँ, अगेन लार्ज कैप इंडेक्स अगर 10% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से और मिड एंड स्मॉल कैप ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे आ गए, तो इसको लेके अगर हम कंसर्न जता रहे हैं तो ये वाजिब ना होगा। बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि रीजनेबल है। कुछ पॉकेट्स में जरूर कुछ थोड़े कंपनियां अहेड ऑफ फंडामेंटल्स होंगी, क्योंकि शायद वहां पे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा पहले बन जाती है और ये नॉर्मली होता भी है स्मॉल कैप में तो एटलीस्ट। और वहां पे अगर अगले क्वार्टर में अगर सपोज नहीं उतनी मीट हो पाई एक्सपेक्टेशन तो करेक्शन आ जाएगा। बट अदरवाइज मुझे कोई बड़ी कंसर्न तो फिलहाल नजर नहीं आती जिसको लेके हम ये दावा कर सकें कि नहीं अब लार्ज कैप पे चलेंगे और मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन अनुराग, आएगा। हाँ, अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, क्योंकि हम जनरलिटीज में बात कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहाँ पे एक डिफेंस कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। उसका सेल्स होता है लक्ष्मण जी, साल में रेवेन्यू होता है 75 बिलियन। 75 बिलियन का 75 बिलियन का रेवेन्यू है। उसका मार्केट कैप है 140 बिलियन, मतलब रेवेन्यू का समझो डबल। इंडिया में हिंदुस्तान वो एरोनॉटिक्स HAL, जो कि काफी पॉपुलर डिफेंस स्टॉक है इंडिया में, उसका सेल्स है 3 बिलियन, मात्र $3 बिलियन। हाँ, $3 बिलियन। उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए अमेरिकन हिसाब से? $6 बिलियन का वैल्यूएशन होना चाहिए। उसका वैल्यूएशन है कितना? $40 बिलियन, 40। इट इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ लॉकहीड मार्टिन ऑन मार्केट कैप। अब HAL कल लॉकहीड मार्टिन तो नहीं बन जाएगा ना। 3 बिलियन से 75 बिलियन तो लक्ष्मण जी बहुत फर्क होता है, लेकिन वैल्यूएशन हमने 40 बिलियन कर दिया, मतलब 5 से 6 गुना वैल्यूएशन ज्यादा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर देखे तो क्या देखे लक्ष्मण जी इसमें? और इसको इंडिया में कोई भी जस्टिफाई अगर कर रहा है तो मतलब ऐसी इन्वेस्टिंग तो सर मतलब मैंने सीखी नहीं कभी। मतलब दिस इज वेरी क्रेजी लक्ष्मण जी, मतलब इसको, दिस इज जस्ट अ क्लोज मार्केट, अभिषेक अग्रवाल साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे? पर आप जस्टिफाई कीजिए उसको। अभिषेक अग्रवाल साहब, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक के पैरामीटर पे जो अनुराग जी कह रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल वैलिड है कि आप अगर इस तरह से देखें कि अगर आप एकदम
कंपेयर इस तरह से करेंगे जो कि स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डेटा पे है, तो आंसर इज करेक्ट। बट अब यहाँ पे उसके ऑर्डर बुक कहाँ बनी हुई है, किस तरह की ओनरशिप है, फैक्टर ऑफ कंट्री है, तो अगेन ये बदल जाएगा। तो सब्जेक्टिव है, बट आई वुड नॉट डिसएग्री टू द पॉइंट कि अगर आप मैच्योर मार्केट के अंदर में एक फलानी डेवलप्ड कंपनी को देख रहे हो और उसके सामने उसकी मार्केट कैप देख रहे हो वर्सेस हमारे यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, तो वहां पे डेफिनेटली वो रीजनेबल नहीं लगेगा। बट एट द सेम टाइम मैं जैसे वही कह रहा हूँ कि आप इन्फोसिस को आप कंपेयर करेंगे या टीसीएस को कंपेयर करेंगे, और टीसीएस के अगर आप मल्टीपल्स को ट्राई करेंगे टू एनी ग्लोबल आईटी कंपनी जो कि गूगल, फेसबुक, मेटा, आप वहां पे, तो वापस आप देखेंगे कि वहां का नंबर ज्यादा एग्रेसिव है। अगेन पॉइंट बीइंग कि वहां पे फिर एआई की स्टोरी जस्टिफाई होगी, वहां की ग्रोथ अलग होगी। तो वही वाली बात है कि अगर पैरामीटर अर्निंग्स की होनी है, मल्टीपल्स की होनी है, तो फिर इस पॉइंट पे तो इंडिया की आईटी सबसे सस्ती मार्केट होनी चाहिए और सबको यही पे यही बाई कर लेना चाहिए, इतना स्क्रीमिंग बाई है। बट फिर भी हम लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई और फैक्टर्स भी होंगे जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि कहाँ पे कितनी बाइंग करनी है या नहीं करनी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभय अग्रवाल साहब, इस डिबेट में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक दो मीट्रिक लेके आई थिंक बहुत लेजी इन्वेस्टिंग है ये अप्रोच कि आप एक दो मीट्रिक ले लिए फिर आप उस पर डिफाइन करने लगे। एनवीडिया ले लीजिए, दुनिया का अल्ट्रा मेगा कैप स्टॉक है, 5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, 27 टाइम है उसकी प्राइस टू सेल्स रेशियो, 27 टाइम। तो उस हिसाब से हमारे जो आईटी स्टॉक्स हैं ये तो यहाँ से 20 गुना ऊपर होने चाहिए। तो एक दो कंपनी का उदाहरण लेके आप उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने लगे, आई डोंट थिंक हम एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टर्स एक दो कंपनी को देख के पोर्टफोलियो मंगाते हैं। मैं ये कहूंगा लक्ष्मण जी की देखिए, ग्रोथ जो है कंपनीज का उसको बिल्ट इन करना प्राइस में, वैल्यूएशन में बहुत जरूरी है। अगर एक लार्ज कैप है जो 5% ग्रो कर रही है पर उसका वैल्यूएशन मल्टीपल 20 है, तो उसका प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो जो है वो 4 टाइम का है। दूसरी तरफ आप ऐसी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को देखिए जो 50 टाइम 60 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है पर उसका एनुअल ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स इज 30 टाइम्स, तो उसका प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है 2 टाइम का। मैं कहूंगा वो फिर भी सस्ता है, वो लार्ज कैप महंगा है और मार्केट में एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो एक दो कंपनीज को देख के, एक दो सेक्टर्स को देख के विदाउट बीइंग ऑन ग्राउंड ये जज कर लेना कि ये पूरा मिड कैप स्मॉल कैप इन्फ्लेटेड है, इसमें कुछ नहीं होगा, आई थिंक ये बड़ा एक कोई बाहर बैठा है उसका व्यू हो सकता है। एज ए ऑन ग्राउंड फंड मैनेजर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं अभी भी। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो अगले 4-5 साल जो मार्केट को रिवॉर्ड करेगा वो मिड और स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनीज ही करेंगी। और आई थिंक ये एफपीआईज का भी जो एग्जिट है इंडिया से, कि इस समय रिटेल इन्वेस्टर नहीं एग्जिट कर रहा है, एफपीआईज ने एग्जिट किया है। 23% शेयर ऑफ ओनरशिप से 16% के नीचे आ गए हैं। तो कौन गया मार्केट छोड़ के? वो एफपीआईज गए हैं, और ये सोच के कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। तो एज अ कंट्री हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एफपीआईज को कि आइए और हम आपके लिए पैसा बना के देंगे। आएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आएंगे तो मुझे लगता है कि जो हमारी ग्रोथ कंपनीज हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी, दूसरी बात मैं कहूंगा लक्ष्मण जी की, वो पैदाइशी लार्ज कैप नहीं होती है, वो एक साइकिल से जाती है। पहले वो स्मॉल कैप होती है, फिर वो मिड कैप बनती है, फिर वो एक लार्ज मिड कैप बनती है, फिर वो लार्ज कैप बनती है। तो इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ बनता है? वो वहां बनता है जब वो उसको स्मॉल कैप पे कैच कर सके। आप एनवीडिया को, जब वो $100 बिलियन की कंपनी थी, अगर आपने तो वो कैच किया जर्नी का पार्ट बने। तो अपॉर्चुनिटीज एज अ ग्रोथ मार्केट इन इंडिया, व्हाई इंडिया इज द प्लेस दैट वी वांट टू बी एंड वी आर सीइंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ग्रोथ कंपनीज है यहाँ पे अक्रॉस द सेक्टर्स। आप फार्मा में देख लीजिए, केमिकल में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, जैसे जैसे सप्लाई चेन पे, डोमेस्टिक सप्लाई चेन पे फोकस आ रहा है इंडियन कस्टमर्स का, हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को केटर करती हैं, बहुत रैपिड ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स के लिए जो रियल अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिड और स्मॉल कैप में है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए, पर उस वैल्यूएशन में ग्रोथ को भी बिल्ड करना चाहिए आपको। और इंडिया में जो लार्ज कैप में सिर्फ देखेगा और उसको कंपेयर करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो अगले 3-4-5 साल तक रिटर्न बना पाएगा। अनिल जी को जोड़ना चाहते हैं? जी जरूर। लक्ष्मण जी, मुझे लग रहा है ना हम वी आर गेटिंग टू टेक्निकल अबाउट दिस मार्केट कैप। और ये मैं एक बात बड़ी सिंपल भाषा में थोड़ा कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो उनके लिए पहुंचाना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है, जब भी कोई इकोनॉमी जो है ना
वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का फेज हर इकोनॉमी में आता है, और जब भी एक इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के फेज में जाती है और जब भी ये शिफ्ट होता है ना, तो लक्ष्मण जी हमेशा देखा गया है कि जो पहले का लीडिंग सेक्टर होता है, एक ज़माने में रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत पैसे बनाए, एक ज़माने में आईटी सेक्टर ने बहुत पैसे दिए, वो सेक्टर चेंज होता रहता है, जिसको कि सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं हो कि इस समय जो सेक्टर लीड ले रहा है वो सेक्टर निफ्टी 50 का पार्ट हो और वो उससे निफ्टी 50 में रिफ्लेक्ट किया जाए, और यही इस समय हो रहा है। इस समय जो सेक्टर्स लीड ले रहे हैं वो आपके बड़े जो अब हमारी निफ्टी 50 या जो बड़े इंडाइसेस हैं उनमें उनकी प्रॉपर कहें उनकी बड़ी परसेंटेज नहीं है, जिसकी वजह से वो दिख नहीं पा रहे हैं और वहां उनको ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और जो वहां जो हैवी वेट लेके बैठे हुए हैं उन सेक्टर्स में इस समय डिमांड नहीं है, उस समय सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन सेक्टर इस बार उसको लीड कर। एक काम करिए आप दर्शकों को बता ही दीजिए अभी कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, या फिर क्या अगले 3-4 साल तक लीड करता रहेगा? देखिए मैं इस साल के शुरुआत से आपके चैनल पे मैंने लगातार मैं बोलता आया हूं, सबसे इस साल के मैं एकदम बिगिनिंग से मैं बुलिश हूं मेटल सेक्टर पे, और मैंने शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि मेटल सेक्टर में आप बेट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और मेटल सेक्टर में एक बड़ी रैली हो भी चुकी है, अच्छी रैली। अब मेटल सेक्टर अगेन एक दूसरी रैली के लिए नंबर 1। दूसरा है डिफेंस इंडिया में इट्स गोइंग टू स्टे। अब हम डिफेंस में केवल ये आत्मनिर्भर की बात नहीं रह गई, जैसा इन्होंने एग्जांपल दिया कि लॉकहीड मार्टिन पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है, और हम अब हमारी जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है दे आर रेडी टू सप्लाई, और रेडी नहीं वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं। बोलने दूंगा तीसरे के लिए बाकी गेस्ट के पास चलते हैं। अनुराग जी, डिफेंस और आपने एक काम मेटल सेक्टर, अनुराग जी आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर? नहीं मैंने तो देखिए आईटी पे बाई कॉल दी थी, वो तो एक स्टेबल कॉन्ट्रा कॉल। मेरे को अभी इस समय ये भी लगता है कि बहुत सस्ते हो गए हैं, बिकॉज फ्लो नहीं आ रहा है, तो प्राइवेट बैंक्स बहुत सस्ते हो गए हैं, लार्जली ये ठीक है। उसके अलावा एक हेल्थ केयर है जो तकरीबन ठीक है, लेकिन अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन को मेरे को थोड़ा सा लगता है कि बट आई थिंक दे विल सेक्टर विल स्टिल सस्टेन। महंगा है बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया इज प्रीटी फाइन एंड राइट फॉर ग्रोथ, बिकॉज मेडिकल टूरिज्म भी हो रहा है। तो ये तीसरा सेक्टर है। चौथा, एनीथिंग विच इज कंज्यूमर बेस्ड हाई एंड, एनीथिंग विच इज कंज्यूमर डायरेक्टली सेलिंग टू कंज्यूमर एंड हाई एंड डिस्क्रेशनरी, आई थिंक दैट इज ऑलवेज गुड। अग्रवाल साहब, बाकी हाँ कि काफी सेक्टर्स हैं इंडिया में जो इमर्ज हो रहे हैं जो इनोवेशन आईपी लेड ड्रिवन है, और ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंपोनेंट इकोसिस्टम अपना बना रहे हैं पूरा। मैं देख रहा हूँ ऑटोज के लिए नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली सेंसर मॉड्यूल्स, एक्चुएटर्स, ऐसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग, प्रिसिशन इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में काम करना शुरू किया, वो ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर रहे हैं। सबके मैं देख रहा हूँ 20-25% के आसपास ईबिटा मार्जिन है, आरओसी 20% के आसपास है, डेट है नहीं बुक पे, जो भी ग्रोथ है अपने आप कैश फ्लो से फंड कर रहे हैं। आई थिंक दीज आर प्राइम अपॉर्चुनिटीज। ये हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर में, ये है स्पेशलिटी फार्मा में, जहां पे जेनरिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट वो इनोवेटर कंपनीज जो अपने फॉर्मुलेशंस को रजिस्टर कर रही हैं एडवांस्ड कंट्रीज में, यूरोप में और यूएस में। सो आई थिंक ये जो सेगमेंट्स हैं, समय खत्म हो रहा है। हाँ, समय खत्म हो रहा है, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं। अभिषेक जी, संक्षिप्त में आपके हिसाब से पसंदीदा सेक्टर आपका? आज के लिए एक ही सेक्टर रखूंगा, फाइनेंशियल्स। और अगेन लॉजिकल वही है कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट अगर आप निफ्टी में भी देखेंगे तो हाईएस्ट सोनी का आता है, और प्लस अर्निंग्स बहुत सॉलिड आ रही है। तो अगर यहाँ से मार्केट को चल रहा है, फाइनेंशियल्स को तो डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड आई थिंक दे विल बी नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द करंट रैली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। बड़ा दिलचस्प चर्चा रही आप लोगों के साथ। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।